लाल किताब और वैदिक ज्योतिष दोनों में क्या अंतर है और कैसे जीवन को बदलती है? देखिए, वैदिक ज्योतिष वेदों से आई है और अति प्राचीन है। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशि में बिलीव करता, ना नक्षत्र में करता हूँ, ना लगन के राशि में करता हूँ। यानी वो बात करती है पक्के घरों की। पक्का घर कर्म स्थान है 10वां। यानी कहते हैं ना, कर्म फल दाता शनि देव जी, कर्म के ही स्वामी। कोर्ट में हर कोई गुरु की कसम खा के शनि के सामने शपथ लेता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। जैसे हम देख रहे हैं सर 2025 हमने देखा कि बहुत सारे प्लैनेट्स ने मूव किया है। राहु ने भी किया है और जुपिटर ने भी किया है और 29 मार्च को जो है वो 7.5 कई राशियों से मकर राशि से भी हट रहे हैं। ऐसे में अभी तो सिर्फ ये 2-3 महीने ही गुजरे हैं कि पूरा साल और क्या क्या देने वाला है हमें। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई ही नहीं। ये शनि देव जी हमेशा 3 राशियों पे 7.5 रखते हैं और 2 राशियों पे उनकी ढैया चलती है। जिस तरह से वो काम करते हैं, वो धार्मिक कार्य भी करते हैं, सारी चीजें वो करते हैं और अचानक से वो एक शो में जाते हैं और वहां पे विवादास्पद वो बयान दे देते हैं। उनकी वाणी से कुछ ऐसा निकल जाता है जिस वजह से वो फंस जाते हैं। तो ये कौन से ग्रहों से ऐसा होता है? इनकी कुंडली में लाल किताब का एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। जुबान फिसल गई और ऐसा कुछ कह गए कि ना तो समाज उसे स्वीकार करता है, ना सभ्यता स्वीकार करती है, ना कानून उसको स्वीकार करता। और मैं बता दूं, उसको ऊपर वाला भी स्वीकार नहीं करता। तो अभी जिस तरह से वहाँ पे माहौल चल रहा है, जो वहाँ पर रह रहे हैं लोग, जो प्रवासी हैं, उनको लेकर क्या ट्रम्प और ज्यादा सख्त हो सकते हैं? इस पर क्या प्रेडिक्शन हो गया? और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके घर में आपकी आज्ञा के बगैर कोई जबरदस्ती घुस गया तो आप क्या करेंगे? ये वही कर रहे हैं। और ये मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भी समझता हूँ, कानूनी रूप से भी समझता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो कोई कहीं भी घुस जाएगा। फुल इंतजार करता रह गया। भैया कैप्टन था तब भी इंतजार कर रहा था, कैप्टन नहीं है तब भी इंतजार वो कर रहा है लेकिन ट्रॉफी आरसीबी के हाथ में नहीं लग पाई। कांटे की टक्कर होगी और हो सकता है कि इस बार ट्रॉफी इनके हाथ लग जाए। लगता है 2027 में वो संन्यास ले जाएंगे क्रिकेट से। आपने सीजेआई तो सुना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन शनि देव जी तो सीजेयू हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस धमाकेदार पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर। पॉडकास्ट बहुत सारे आप लोग रोजाना हमारे देखते हैं। हर पॉडकास्ट में नई नई बातें आप सभी को बताई जाती हैं। बहुत सारे उपाय भी होते हैं ज्योतिष के, जब पॉडकास्ट हम लोग करते हैं। आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है, इसमें बहुत सारी आप लोगों को रेमेडीज भी बताई जाने वाली हैं और साथ ही कुछ आप लोगों को ऐसे मिथ भी क्लियर किए जाएंगे ज्योतिष को लेकर, जो अभी तक आप लोग कंफ्यूजन में रहते थे कि एक्चुअल में ज्योतिष क्या है और ये कैसे काम करता है। साथ ही बात होने वाली है लाल किताब को लेकर। लाल किताब को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर डर बना रहता है कि लाल किताब के जो उपाय हम लोग कर रहे हैं, क्या उनका नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, या लाल किताब के उपाय सच में जीवन को बदल सकते हैं? आखिर क्या है लाल किताब, कैसे किसी के जीवन को ये बदल सकती है, क्यों वैदिक ज्योतिष से अलग है? आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले आईपीएल में क्या आरसीबी इस बार खिताब अपने नाम करेगी या सीएसके इस बार खिताब अपने नाम दोबारा से कर पाएगी। बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आप लोगों को हम बताने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं वो है राकेश कथुरिया जी। लाल किताब एक्सपर्ट हैं और जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? सर एकदम बढ़िया सर, और फिर एक बार आपके साथ मौका मिल रहा है पॉडकास्ट करने का। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लाल किताब को लेकर भी इस बार हम फिर बात करने वाले हैं और ज्योतिष को भी लेकर करने वाले हैं। तो जो व्यूअर्स इस अब हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक सवाल से ही इस पॉडकास्ट को शुरू करने वाला हूँ। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि वैदिक ज्योतिष कुंडली के आधार पर है, हमारी कुंडली उसमें बनाई जाती है, ग्रह देखे जाते हैं, कौन सा ग्रह किस भाव में, सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन लाल किताब की जब बात आती है तो उसमें जन्म कुंडली में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जन्म कुंडली कैसे उसमें दिखाएंगे, क्या लाल किताब अब वैदिक ज्योतिष से ऊपर आ चुकी है या वो सच में ही जीवन को बदल सकती है? तो दोनों में क्या अंतर है और कैसे जीवन को बदलती है? देखिए, वैदिक ज्योतिष वेदों से आई है और अति प्राचीन है और हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में इनका जिक्र आता है। ज्योतिष है क्या? ये 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों का अध्ययन है और इसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो जो है हम देखते हैं। जी। तो ज्योतिष में
सबसे पहले आता है कुंडली में लगन, राशि और नक्षत्र। तो अब लगन क्या है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, ये मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। जी 360 डिग्री का वृत्त है, समय का चक्र है वो, और वो लगातार घूम रहा है। कहते हैं ना, काल का पहिया भैया जो घूम रहा है वही सब कुछ बताता है। बिल्कुल सर। और उसमें 12 भाव हैं, प्रत्येक भाव 30 डिग्री का है, और 12 ही राशियां हैं, वो भी 30 डिग्री की हैं। और जो 27 नक्षत्र हैं, वो प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 12 को 2.25 से गुना करें, 27 नक्षत्र होते हैं। तो वो जो पहिया घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, 12 राशियां 24 घंटे में घूम जाती हैं। तो जो इंसिडेंस है, या जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, उस समय ईस्ट हॉराइजन पे जो राशि उदित हो रही है, वो उसका लगन है। अच्छा। वो 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 12 राशियां हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सूर्योदय के समय जो लगन उदित हो रहा होता है, तो वो सूर्य जिस राशि में है वही लगन होता है। और उस क्षण पे चंद्रमा जिस राशि में है, वो उसकी राशि कहलाती है। हर कोई कहता मेरी राशि ये है, तो वो क्या है, यानी उस जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में था। हर कोई ये बताता है कि मेरा नक्षत्र क्या है, यानी उन 27 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में चंद्रमा उस समय पे था। उदाहरण के लिए हम लेते हैं सिंह लगन। अच्छा। यानी जब जातक का जन्म हुआ, ईस्ट होराइजन में सिंह राशि उदित हो रही थी। मान लीजिए चंद्रमा उस समय वृश्चिक में था, तो चौथे घर में आ गया, क्योंकि लगन से गिनेंगे तो वृश्चिक चौथा घर है। तो राशि हो गई वृश्चिक, और उसमें जो नक्षत्र है, मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में था, तो जातक का नक्षत्र अनुराधा हो गया। ये डिफाइन हो गया। बाकी जो ग्रह जहां जहां हैं, जिस जिस राशियों में बैठा दिए गए, ये बन गई जातक की जन्म कुंडली। और जिस ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा होता है, वहीं से महादशा की शुरुआत होती है। जैसे मैंने इस उदाहरण में बताया कि चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, यानी जातक जब जन्म हुआ तो शनि की महादशा में उसका जन्म हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लाल किताब पे। कुंडली तो वैदिक के हिसाब से ही बनती है, और जितनी भी अकल्ट साइंसेज हैं, वैदिक ही उसका आधार है। अगर जिसे वैदिक नहीं आती है, वो बाकी की कोई अकल्ट साइंस या लाल किताब कुछ नहीं कर सकता है। अब लाल किताब में फर्क कहाँ आता है, कुंडली तो बन गई। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशि में बिलीव करता हूं, ना नक्षत्र में करता हूं, ना लगन के राशि में करता हूं। यानी वो बात करती है पक्के घरों की, और पक्के घर काल पुरुष की जन्म कुंडली है। तो पक्के घर में चाहे आपकी कोई भी राशि उदित हो रही हो, कोई भी लगन हो, मेष से लेके मीन तक, लाल किताब कहती है उसे 1 नंबर ही माना जाएगा। पहला घर यानी लगन, और वो पहली ही राशि, पक्का घर। यानी लाल किताब ये कहती है कि कुंडली बनाने के बाद आपने उसे समंदर में डाल दिया, राशियां तो गई डूब पानी में, लेकिन जो ग्रह हैं और घर हैं वो तैरते रह गए। तो अब हमारे पास जो है लाल किताब से ग्रह और घर हैं। ग्रह जहां हैं वहीं हैं। अब वो कहती है पहले पक्के घर के, यहां मैंने सिंह लगन का उदाहरण लिया था। सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, लेकिन पक्के घरों में पहले घर का मालिक मंगल होता है, और उसका कारक सूर्य होता है। और सूर्य को पहले
घर में उच्च का माना जाता है। दूसरा जो घर है वो शुक्र का होता है, उसका कारक गुरु है। तीसरा घर, पक्का घर, बुध का है। हर कुंडली के लिए यही प्रिंसिपल होगा लाल किताब में, जबकि वैदिक में अलग अलग हो जाएगा। तो तीसरा घर बुध का पक्का घर है, इसका कारक मंगल है। चौथा घर चंद्रमा का पक्का घर है, कर्क राशि है, और उसका कारक भी चंद्रमा है। जब कारक और स्वामी सेम होता है तो वहां कुंडली सिंक्रोनाइज होकर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पांचवा घर, पक्का घर तो वो सूरज का है, लेकिन उसका जो कारक है वो गुरु है। छठा घर अगेन बुध उसका स्वामी है, बुध का पक्का घर है। जब वो कहते हैं इसका बुध का पक्का घर है, मतलब उसका मालिक वो है, लेकिन उसका कारक क्या है? केतु है। सातवां घर, पक्का घर शुक्र का है, लेकिन उसके कारक शुक्र और बुध दोनों ही हैं। आठवां पक्का घर मंगल का है, लेकिन उसके कारक जो हैं मंगल और शनि दोनों हैं। नौवां पक्का घर गुरु का है, और इसका जो कारक है वो भी गुरु है। इसीलिए गुरु जो नवम घर में होता है बहुत शुभ प्रभाव देता है, क्यों? उसका ही घर है और वही उसका कारक है। और जिसके नवम में गुरु बैठा हो वो जीवन में बहुत तरक्की करता है, उसको बहुत स्पिरिचुअलिटी भी आती, धर्म कर्म का भाव है। 10वां जो पक्का घर शनि का है, इसका जो कारक है वो भी शनि है, पक्का घर, कर्म स्थान है 10वां। यानी कहते हैं ना कर्म फल दाता शनि देव जी, कर्म के ही स्वामी हैं। 11वां पक्का घर फिर से वो शनि जी का है, लेकिन उसके कारक गुरु हैं, और वो 11वां घर जो हमारा न्यायालय है, कोर्ट है, तभी कोर्ट में हर कोई गुरु की कसम खा के शनि के सामने शपथ लेता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। और 12वां जो घर है वो पक्का घर है गुरु का, लेकिन उसका कारक राहु भी है, गुरु भी है। तो यहां ये फर्क आ गया। क्लियर जी। और उसी तरह से इसके कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। वैदिक ये कहती है कि अगर आपकी कुंडली के केंद्र में शुभ गुरु बैठा है तो कुंडली के जो दूसरे ग्रह उनके दोषों को भी दूर कर देगा। शब्द ये है कि 1000 दोषों को भी दूर कर देगा। लेकिन ऐसा लाल किताब नहीं मानती है। अगर आपकी कुंडली के 10वें घर में जो कि केंद्र भाव है वहां गुरु बैठा है तो वो जरूरी नहीं है कि अच्छे फल ही देगा, और वो शनि का पक्का घर है। ऐसा जातक यदि धर्म कर्म करने लग गया तो उसको बहुत नुकसान होगा। सर, जैसे अभी आपने कुंडली और लाल किताब के बारे में समझा, मेरे अंदर एक सवाल अभी पैदा हुआ। जिस तरह से अभी लेटेस्ट आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी रणवीर अलाहाबादिया के, अभी एकदम जहन में उनका नाम मेरे आया। अगर मैं कुंडली की बात करता हूं तो क्या किसी की भी कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि वो अपनी वाणी या अपने शब्दों से किसी भी तरह के विवादों में फंस सकता है? क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया जिस तरह से वो काम करते हैं, वो धार्मिक कार्य भी करते हैं, सारी चीजें वो करते हैं, और अचानक से वो एक शो में जाते हैं और वहां पे विवादास्पद वो बयान दे देते हैं, उनकी वाणी से कुछ ऐसा निकल जाता है जिस वजह से वो फंस जाते हैं। तो ये कौन से ग्रहों से ऐसा होता है? ये सच कहा, रणवीर जी बहुत ही टैलेंटेड जी। हैं, और उन्होंने जो पॉडकास्ट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है पिछले कुछ सालों से वो अद्भुत है। मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन किया जो इंटरनेट पे उपलब्ध है। उनका जन्म 2 जून 1993 का है मुंबई में। उस हिसाब से जो उनकी कुंडली बनती है, कन्या लगन की कुंडली बनती है। लगन क्या है अभी मैंने बताया। उनकी राशि जो है वो तुला है। तुला तराजू होती है, यानी बैलेंस्ड, यानी उनमें ये कला थी कि वो बैलेंस करते थे, लेजन करते थे। और बुध उनका जो 10वें भाव में हाउस ऑफ प्रोफेशन में वाणी का कार्य है। चंद्रमा भी जो दूसरे भाव में बैठता है तो उच्च का हो जाता है। उनकी वाणी में मिठास भी और ज्ञान भी। और गुरु जब लगन में बैठता है, कन्या लगन में गुरु का वास है इनकी कुंडली में। और जो वैदिक से कहते हैं कि जब लगन में गुरु बैठा हो, ये केंद्र भी है, तो कुंडली के
1000 दोषों को दूर कर देता है। और इनके छठे घर में शनि है, तीसरे में राहु है, 8वें में शुक्र है, 9वें भाव में केतु और सूरज है, 10वें में बुध है जो भद्र महापुरुष योग बनाता है, 11वें में मंगल है। कुंडली बहुत सुंदर है। अच्छा। और लगन में बैठा जो गुरु है पंचम को, सप्तम को और नवम को देखता है। पंचम भाव बुद्धि का भी है, बुद्धिमानी की बातें करते हैं। सप्तम भाव जनमानस का है तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त है। नवम भाव भाग्य का है और वो सूरज को देखते हैं। बहुत बढ़िया चल रहे थे। लेकिन होता क्या है, 10वें भाव का जो प्लेनेट है वो शक्की ग्रह होता है, शक का, डाउटफुल होता है। अगर वो शुभ फल देगा तो 2 गुने देगा, और अगर अशुभ फल देगा तो भी 2 गुने देगा। और वाणी का तो वो कारक है। इनकी कुंडली में लाल किताब का एक गुप्त रहस्य छुपा हुआ है। अच्छा। जो कि बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। लाल किताब ये कहती है कि अगर लगन में कोई ग्रह बैठा है और अष्टम में भी कोई ग्रह बैठा है तो वो षडाष्टक में हो गए, एक दूसरे से छठे और 8वें। तो लाल किताब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अपने से अष्टम में बैठे ग्रह को ग्रह पीड़ित करता है, दुखी करता है। तो यहां तक तो यह हुआ कि इनके जो लगन में गुरु है वो शुक्र को पीड़ित कर रहा है, लेकिन यहां बात नहीं खत्म होती। अगली बात यह आती है, उसी समय अगर एकादश में 11th हाउस में भी कोई ग्रह बैठा हो तो फिर ऐसा जातक कमाल करता है। लगन में बैठा ग्रह शरीर है, अष्टम में बैठा ग्रह उसकी आंखें हैं, और एकादश में बैठा ग्रह उसके पैर हैं। तब जब आपके शरीर में ताकत है, खुली आंखें हैं, टांगों में दम है, तो अब मैराथन क्यों नहीं जीतोगे? और इस पॉडकास्ट की दुनिया के मैराथन को उन्होंने जीत लिया था। लेकिन अब और प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। रणवीर जी की कुंडली में शनि में राहु की अंतर्दशा और बुध की प्रत्यंतर दशा 28 जनवरी 2025 को आती है। अब मैंने कहा ना, बुध 10वें भाव में शकी ग्रह है। करेगा तो दुगना अच्छा करेगा और बुरा करेगा तो दुगना बुरा करेगा। और राहु और बुध का षडाष्टक है। तो जैसे ही 28 जनवरी को बुध का प्रत्यंतर आता है, उसके विद इन ए वीक और सो, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, उनकी जो है जुबान फिसल गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जुबान फिसल गई और ऐसा कुछ कह गए कि ना तो समाज उसे स्वीकार करता है, ना सभ्यता स्वीकार करती है, ना कानून उसको स्वीकार करता है। और मैं बता दूं, उसको ऊपर वाला भी स्वीकार नहीं करता है। जी। और उसका दुष्परिणाम हुआ, हिट विकेट हुआ है। किसी ने नहीं उन पे चोट की है, खुद अपने। हिट विकेट हुआ है, और वो करवाया राहु और बुध ने है। और अश्लीलता को हमारे शास्त्रों में कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। महानतम जो हमारे नाटककार थे और कालिदास जी, उनके जो जितने नाटक हैं जो उन्होंने लिखा, सब अद्भुत लिखा। लेकिन कुमार संभव उनका अंतिम नाटक था। जब वो लिखने लगे और उन्होंने में कुछ ऐसा लिखना चाहा तो वो जड़ हो गए, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इसे ना तो सभ्य समाज, ना कानून और ना कुदरत कोई स्वीकार नहीं करता। उसमें उनको झटका लगा और ये खराब समय उनका सितंबर 2026 तक चलेगा। और उनके जन्मकालीन शनि जो कि कुंभ राशि में है, उसमें 29 मई को राहु आ जाएंगे। वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है गोचर में। और महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी सही नहीं है। तो अभी वो उनकी स्थिति डामाडोल चलेगी। वो इसके लिए सुधार के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे और करना भी चाहिए। और लगभग अक्टूबर 2026 से फिर से वो रिवाइव कर पाएंगे। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि वर्षफल कुंडली लाल किताब की देखते हुए भी उनके पंचम भाव में राहु आया है और पंचम भाव बुद्धि का है, वहाँ भी अंतरदशा में राहु है। तो दोनों कंसाइड हो रहे हैं। तो राहु ने बुद्धि भ्रमित कर दी है और चोट पहुंचाई है। वो अगर डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं
अंधों की सेवा करें, जो ब्लाइंड हॉस्टल, स्कूल वगैरह, और नदी में 5 किलो जौ प्रवाहित करें। और हाथी जो है राहु का जानवर होता है, उसकी भी वो सेवा करें, तो इस संकट से समाधान पाने में उनको सहायता मिलेगी। तो ये जो आपने जो रेमेडी बताई है, ये लाल किताब की है या ये वैदिक की है सर? देखिए, मैंने जो अभी बताई है ये लाल किताब की है, वैदिक की नहीं है। लेकिन वैदिक के हिसाब से मैं ये कहूँ तो अपनी भाषा पे हमें नियंत्रण रखना चाहिए। बिल्कुल। तो और ख़ास करके जब हम सार्वजनिक जीवन में हैं, तो हमें बहुत ही सावधानियाँ बरतनी हैं, क्योंकि आपको लोग अपना आदर्श मानते हैं। और रणवीर इलाहाबादिया को हमने सर देखा कि वाकई में जो एक बूम पे वो चल रहे थे, जिस तरह से हमने देखा कितने पॉडकास्ट और बड़े आध्यात्मिक पॉडकास्ट करते थे, वो लोग बड़ा पसंद करते थे उनको आध्यात्मिक पॉडकास्ट करते हुए। तो जिस तरह से उनका ये डाउनफॉल आया, इससे रणवीर नहीं सर, मतलब आपकी बातों से मुझे लगता है कि वाकई में हर इंसान को ही अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि नहीं मालूम कहाँ आपके ग्रह जो हैं वो आपको चोट पहुंचा दें और आप फिर अर्श से फर्श पर आ जाएं। अब मेरा एक सवाल है सर आपसे यहाँ पर, जैसे हम देख रहे हैं सर 2025 हमने देखा कि बहुत सारे प्लैनेट्स ने मूव किया है, राहु ने भी किया है और जुपिटर ने भी किया है, और 29 मार्च को जो है वो 7.5 कई राशियों से, मकर राशि से भी हट रही है। तो ऐसे में अभी तो सिर्फ ये 2-3 महीने ही गुजरे हैं, ये पूरा साल और क्या क्या देने वाला है हमें? देखिए, अभी तो शुरुआत हुई ही नहीं है। 29 मार्च को पहला परिवर्तन है। शनि देव जी अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि से मीन राशि, गुरुदेव जी की राशि में पदार्पण करेंगे, तो मकर की 7.5 खत्म हो जाएगी और मेष की प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा। गुरुदेव, ये शनि देव जी हमेशा 3 राशियों पे 7.5 रखते हैं लगातार। तो अब मेष की समाप्त होगी तो रहेगी किसकी? कुंभ की, मीन की, और मेष को वो शुरू कर देंगे। एक की छोड़ते हैं, एक की शुरू करते हैं। तो यानी शनिदेव जी पे वर्कलोड की कभी कमी होती ही नहीं है। उनकी असाइनमेंट ब्रह्मा जी ने ऐसी दी हुई है। और 2 राशियों पे उनकी ढैया चलती है। अभी जो ढैया चल रही है उनकी कर्क पे चल रही है, उसको छोड़ेंगे तो अगली राशि सिंह है, उसकी ढैया शुरू हो जाएगी। वृश्चिक पे उनकी ढैया चल रही है चतुर्थ, उसको छोड़ेंगे तो अगली राशि धनु की ढैया शुरू हो जाएगी। यानी 5 राशियां पकड़ लें तो लगभग 42% हो जाता है 12 में से, 12 राशियों में से। और 10% लोगों का नीच का शनि होता है, मेष राशि का। 10-1% का वो होता है सिंह का, पीड़ित होते हैं वहां। और बीच बीच में जो कॉम्बिनेशन बनते हैं कि राहु से कॉम्बिनेशन हो गया, शनि का मंगल से हो गया, तभी लगभग 70% लोग हमेशा शनि से पीड़ित रहते हैं। ये परिवर्तन है 29 मार्च को। अगला जो परिवर्तन है 29 मई को, राहु हमेशा वक्री चलते हैं। मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ, राहु और केतु कभी सीधे नहीं चलते। कई बार कहते हैं ना कि ये साले हमेशा ही उल्टे चलते हैं, तो वो उनसे प्रभावित हो। चंद्रमा और सूरज ये कभी रिवर्स चलते ही नहीं है। मान लीजिए सूरज देव उल्टे चलने लगे, शाम हुई, उसके बाद उनका मूड आ गया कि मैं वापस जाता हूँ, तो शाम से फिर वापस सुबह होगी, रात तो नहीं होगी। कुदरत ने किस तरह बैलेंस किया है। अच्छा, और बाकी के 5 ग्रह जो हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये समय समय पे वक्री होते हैं। अदरवाइज सीधे चलते हैं, वक्री होते हैं। वक्री होना, ये पीछे नहीं जाते हैं। होता है क्या कि पृथ्वी की गति में परिवर्तन आता है। जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलती है ना, 2 ट्रेन बराबर चल रही, दोनों 80 की स्पीड से लगेगा, लेकिन दोनों स्टेशनरी है। फिर उसमें से एक ट्रेन आगे बढ़ेगी, उसने 100 की स्पीड पकड़ ली, तो दूसरी ट्रेन ऐसा लगेगा कि 20 किलोमीटर की स्पीड से पीछे जा रही है, जबकि पीछे नहीं जा रही है। वक्री वो इसी तरह होते हैं। जो उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है देखने का हमारा, वो उस हिसाब से वो थोड़ा पीछे देखते हैं, लेकिन चलते वो भी सीधे ही रहते हैं। और जो अभी गुरुदेव हैं, वो 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन में प्रवेश करेंगे, और वो लगभग ये 5-6 महीने, यानी अक्टूबर या नवंबर में, मुझे एग्जैक्ट डेट अभी ध्यान नहीं आ रही, वो कर्क में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च राशि अतिचारी होंगे, ज़्यादा स्पीड से चलेंगे। और फिर जो है
वो वक्री होके मिथुन में वापस आएंगे। इन सब चीजों का व्यक्तियों पे भी और मंडेन अफेयर पे भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है और उठा पटक उलट पलट ये देखने में आएगी। अच्छा सर, अगर मैं शॉर्ट में समझना चाहूँ, जैसे अभी हम रणवीर की बात कर रहे थे, तो ये क्या संभव होता है कि पिछले जो हमारे कर्मों का असर होता है वो व्यक्ति के मौजूदा जीवन पर जो विवाद वो कर रहे हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं उस पर पड़ता है? जी हाँ, ये जो हमारी कुंडली है, जी, ये कौन क्या से है? ग्रह इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं? इट इज कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ डीड्स, और उनकी कंपाउंडिंग होती रहती है जन्म दर जन्म, पता नहीं किस जन्म का क्या बकाया आ गया है। और वो ग्रह जो हैं विपरीत परिस्थितियों में बैठे होते हैं, जैसे शनि और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, चंद्रमा और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। इस तरह की जो कॉम्बिनेशन आती है क्रूर ग्रहों की, वो कहीं ना कहीं जब उनका समय आता है, जैसे मैंने आप बताया कि इनकी जो महादशा शनि की, उसमें अंतरदशा राहु की और प्रत्यंतर बुध की, और जैसे ही राहु और बुध का टकराव हुआ, विद इन ए फ्यू डेज उनकी टंग स्लिप कर गई और वो जो आपने क्या कहा, हर्ष से। फर्श पे फर्श। आ गए। तो ऐसा होता है, वो जो पिछले जन्मों का हम अच्छा लाते हैं, वो अच्छा भी बहुत लेके आए थे, जो इतनी यंग एज में इतने हाई फाई जा रहे थे, लेकिन बीच में उनको ये ग्रहण लग गया। तो ऐसा होता है। इसके साथ ही अगर अब अभी एक मैं बात करूं सर, 2025 चूंकि मंगल का साल है और मैंने आपकी कई वीडियोस देखी, कई आपके मैंने पॉडकास्ट भी देखे जिसमें आपने बड़ी प्रिडिक्शंस भी की थी 2025 को लेकर। एक प्रिडिक्शन मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने ट्रम्प को लेकर भी की थी, जो हमने देखा कि बड़ी वायरल भी हुई और सर वो अब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी आगे अगर हम देखें तो अभी और क्या हो सकता है, क्योंकि हम अगर ट्रम्प की ही बात कर लेते हैं तो अभी जिस तरह से वहां पे माहौल चल रहा है, जो वहां पर रह रहे हैं लोग, जो प्रवासी हैं, उनको लेकर क्या ट्रम्प और ज्यादा सख्त हो सकते हैं? इस पर क्या प्रेडिक्शन होगी आप? देखिए, जो ट्रम्प जी की कुंडली सिंह लगन की है, हम्म। उनके लगन का स्वामी सूरज 10वें भाव में वृषभ राशि में है और राहु साथ में बैठा है। तो वो जो है अपने देश के प्रति कुछ भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे और तुष्टीकरण तो वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके घर में आपकी आज्ञा के बगैर कोई जबरदस्ती घुस गया तो आप क्या करेंगी? ये वही कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग बाकायदा कानूनी तरीके से गए हैं उनका तो वहाँ बड़ा स्वागत है, बड़ा सम्मान है, बड़ी बड़ी पोस्टें दी गई हैं उनको। जो इंडियंस हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको टॉप मोस्ट पोस्टें दी हुई हैं उन्होंने। और नासा में तो कहते हैं कि लगभग 30% भारतीय हैं, तो उनको तो नहीं निकाला जा रहा। लेकिन जो जबरदस्ती घुसे हैं, गलत तरीके से गए हैं, उनको वो बख्शने वाले नहीं हैं। और ये मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भी समझता हूँ, कानूनी रूप से भी समझता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो कोई कहीं भी घुस जाएगा। बिल्कुल। और हम भी अपने देश में घुसपैठियों की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, वो हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। तो कहाँ तक टॉलरेट करेंगे? कोई भी कंट्री नहीं करेगी। तो ये तो होने ही वाला है। अच्छा, क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में कोई ऐसा योग है जो उन्हें इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर किया जाता है कि हाँ उनकी कुंडली ही ऐसी है इसलिए वो ऐसे सारे कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, उनकी कुंडली बहुत कड़क है। जब सूरज 10वें घर में होता है, वो बड़ा न्यायप्रिय होता है, जी। सिद्धांतों पे होता है और कानून का पालन करता है। हाँ। और साथ में राहु है, कितना भी क्रूएल एक्शन लेना पड़े वो ले लेंगे। है ये कोई उनके, ये है योग है। और अगर मोदी की बात करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर भी कहा गया कि बहुत अच्छे रिलेशन दोनों के बीच में बन रहे हैं, तो भारत को क्या फायदा होगा इन दोनों के अगर रिश्ते मजबूत होते हैं तो? इससे भारत को बहुत फायदा होगा ट्रेड में, और जो हमारे आपस के रिलेशंस हैं डिफेंस में, सब में फायदा होगा। और ये मंगल का साल है, तो हमारी जो डिफेंस डील भी होंगी। हाँ, जो टैरिफ की बात आ रही तो उसको वो रेगुलराइज करना चाह रहे हैं, रैशनलाइज करना चाह रहे हैं कि भाई आप हमसे अगर ज़्यादा लेते हैं, हम कम लेते हैं, तो आप भी हमसे कम लीजिए, बिल्कुल। नहीं तो यू आर फोर्सिंग अस टू टेक चार्ज मोर। तो ये एक तरह का जो है क्या कह सकते हैं, नेगोशिएशंस हैं, ये हो जाएंगी और जो दोनों के लिए अच्छा होगा उस पे दोनों सहमत होंगे।
2024 जो अभी गया है सर, उसमें हमने देखा कि भारतीय जितने भी प्रवासी थे वो बाहर गए हैं अलग-अलग देशों में और बहुत अच्छा उन्होंने किया है। चाहे स्टूडेंट्स रहे हों, चाहे कोई बिज़नेस करने गया हो अपना, सबका बड़ा अच्छा रहा। लेकिन क्या अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि 2025 भारतीय प्रवासियों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, जो कानून का पालन कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बुरा नहीं होने वाला, लेकिन जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से जा रहे हैं, तो वो जो ट्रंप ने मैसेज दिया है उसको हर कंट्री फॉलो करने की कोशिश करेगी। नाउ ही स्टार्टेड अ रोल बॉलिंग, बॉल रोलिंग, तो उसको जो है हर कोई फॉलो करेगा। उनके सामने एक उदाहरण आ गया है कि जब वो टॉलरेट नहीं करे तो हम क्यों करें। और जो तौर तरीके से गए हैं तो वहाँ जनरेशन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से आप भविष्यवाणी करते हैं एकदम सटीक साबित होती हैं। ट्रम्प को लेके भी आपने भविष्यवाणी करी थी, वो राष्ट्रपति बने, और भी बहुत सारी भविष्यवाणी लगातार आपने 2025 को लेकर भी करी थी। अब थोड़ा सा भविष्यवाणी पर लेकर आते हैं आपको। अब आईपीएल शुरू होने वाले हैं जल्दी। अच्छा, खेल खेलने आईपीएल चल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ आईपीएल चल रहे हैं, तो अब थोड़ा क्रिकेट खिलाते हैं लोगों को भी, उनको भी थोड़ा सा जी मजा हाँ, आना सबसे चाहिए, क्योंकि जी लोकप्रिय गेम आईपीएल है। ऐसा है, लोग पागल हैं इस टाइम पे, आईपीएल लगातार लोग देख रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आरसीबी को लेकर, एक ऐसी टीम जो लगातार संघर्ष करती रह गई कि यार कब ट्रॉफी आएगी। कोहली इंतजार करता रह गया, भैया कैप्टन था तब भी इंतजार कर रहा था, कैप्टन नहीं है तब भी इंतजार वो कर रहा है लेकिन ट्रॉफी आरसीबी के हाथ में नहीं लग पाई। तो ऐसे क्या गिरोह की चाल होती है, कहाँ दिक्कत है कि आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही? देखिए, अभी तक जो था वो नहीं जीत पाई, हाँ। लेकिन इस बार के जो ग्रह नक्षत्र हैं धोनी जी के, धोनी जी जो हैं ये चेन्नई की टीम के हैं। हाँ। तो हम धोनी जी की कुंडली को लेते हैं पहले, और इनका कन्या लगन है, गुरु चंद्रमा और शनि लगन में है। जब गजकेसरी योग ही लगन में है, कुंडली बहुत पावरफुल हो जाती है। अच्छा। और जबरदस्त बुध आदित्य योग दसम भाव में, सूरज दसम में, बहुत नेम फेम देता है। चाहे वो ट्रंप जी का हो, चाहे धोनी जी का हो, अपने अपने क्षेत्र में वो अद्भुत करते हैं। और इनकी जो ग्रहों का षडबल है वो भी बहुत अच्छा है। इनकी जो महादशा चल रही है अभी, गुरु में शनि और प्रत्यंतर उसमें राहु है, ये चलेगा 4 अप्रैल 2025 तक। तब तक काफ़ी मैचेस हो जाएंगे। और 4 अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड गुरु में शनि, और आगे जो है इनका जो आएगा गुरु में बुध आएगा, तो वो भी पीरियड अच्छा होगा, क्योंकि बुध जो है प्रोफेशन हाउस का मालिक है। और जो विराट जी का हम देखते हैं, पिछला कुछ समय खराब गया, डल था। हाँ। और अभी उनकी जो महादशा है, राहु में शुक्र चल रहा है, और वो चला 30 सितंबर 2024 तक। समय ठीक नहीं था। राहु में जैसे ही सूरज आया 30 सितंबर 2024 से, ये चलेगा 24 अगस्त 2025 तक। ये समय अच्छा है, इसमें ये फॉर्म में वापस आना शुरू हो गए हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाएगी। अच्छा। और इनके जो ग्रहों का षडबल है वो भी बहुत अच्छा है। और जो इनका दसम भाव है उसमें भी चंद्रमा और शुक्र है, और उनको मंगल पूरी दृष्टि से देख रहा है चतुर्थ भाव में बैठ के। और बुध आदित्य योग इनका लाभ स्थान में है। ये सारे फैक्टर ग्रहों की स्थिति देखते हुए और महादशा अंतरदशा को देखते हुए, इस बार कांटे की टक्कर होगी दोनों टीम में। अच्छा, सीएसके और आरसीबी में? जी हाँ, अच्छा। कांटे की टक्कर होगी, और हो सकता है कि इस बार ट्रॉफी इनके हाथ लग जाए। आरसीबी की टीम के हाथ में? जी हाँ, बेंगलोर की जो जी टीम जी है, जी रॉयल जी। चैलेंज, हाँ जी। उसके हाथ ये ट्रॉफी लगने के चांसेस हैं। हाँ हाँ, हम्म। ये योग बन रहे हैं हम्म। जी। सर जैसे अभी आपने विराट कोहली का बताया कि आपने खुद रीड किया, आपने देखा विराट कोहली का, तो क्या इस बार कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं कि 2025 में उनका प्रदर्शन और अच्छा होगा पहले से? जी हाँ, उनकी महादशा अंतरदशा गोचर उनको ये कह रहा है कि ये पहले से अच्छा होगा, क्योंकि उनकी जो राशि पे चल रहे थे केतु, वो हट जाएंगे, तो उससे उनको और राहत मिलेगी। केतु जो सिंह में चले जाएंगे, राहु कुंभ में चले जाएंगे, तो अभी तक
जो केतु जो है कन्या में, उनके चंद्रमा पे ग्रहण लगा के चल रहे थे। आगे आने वाला समय अच्छा दिख रहा है उनका। और ये भी मैं बता दूं कि राहु में चंद्रमा उनका चलेगा फिर 24 अगस्त 2025 से 23 फरवरी 2027 तक, और ये थोड़ा सा बीच में उनको डिप्रेशन भी देगा, और लगता है 2027 में वो संन्यास ले जाएंगे क्रिकेट से। अच्छा, विराट कोहली। जी हाँ। अच्छा सर, अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, आरसीबी टीम के लिए क्या कोई ऐसी रेमेडीज है जिससे वो करें, या कोई रत्न ऐसा आप बता सकें जिससे इनके लिए ये ट्रॉफी आसान और हो जाए? देखिए, एक तो विराट जी के लिए सजेशन है, उनका 37th ईयर चल रहा है, लाल किताब का वर्षफल मैंने बनाया है, वो अंधों की जितनी सेवा हो सके करें। माथे, नाभि और जी पे केसर का तिलक लगाएं, और कैप तो वो पहनते ही हैं, क्रिकेट में पहनते हैं, तो वो तो उनका उपाय हो गया। और जो है चंद्र से संबंधित जो कुछ दान हैं, चंद्र के दान होते हैं, दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद चीज़ों के दान वो करें भंडारे वगैरह में, या खीर का भंडारा लगवाएं, तो उनकी सफलताएं बढ़ सकती हैं। सर जैसे अभी हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, हम आईपीएल की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक बड़ी मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत तगड़ी प्रेडिक्शन आपने कर दिया। आपने कहा कि 2027 में वो संन्यास ले सकते हैं। ये कैसे आपको अंदाजा हुआ कि वो संन्यास ले सकते हैं? क्या था ऐसे उनकी कुंडली में कि आपको ये लगा? ये महादशा और अंतरदशाएं बता रही हैं, क्योंकि चंद्रमा उनकी कुंडली में अष्टमेश है। अष्टम यानी अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव कहते हैं मृत्यु भाव को, किसी चीज का एंड हो जाना। तो उनका जीवन क्रिकेट है। तो अष्टम भाव के स्वामी की महादशा, और राहु उसका शत्रु है, ग्रहण लगाता है, यानी एक चीज का एंड होना। तो उनके जीवन का मुख्य क्या है? क्रिकेट है, उसका एंड हो जाएगा, यानी वो संन्यास ले जाएंगे। ग्रह बोलते हैं और उसको आगे समझना होता है, और उसकी नियति को इंटरप्रेट करना होता है, क्योंकि जो ज्योतिष है देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से डिफाइन की जाती है। सर जैसे अभी धोनी की जब आपने बात करी थी, क्या धोनी की कुंडली में भी कोई ऐसे अब योग बन रहे हैं इस बार? क्या क्या वो भी अपनी टीम के लिए इस बार फिनिशर का रोल फिर से प्ले कर पाएंगे? क्योंकि हर बार हम देखते हैं धोनी आते हैं, फिनिशर का रोल प्ले करते हैं, अपनी टीम को जिता देते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसे कोई योग बन पा रहे बिल्कुल, हैं? क्योंकि समय उनका अच्छा चल रहा है, अच्छा। और ये चांस बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो फॉर्म में भी है। इसके साथ ही अगर सर यहाँ पर मैं पूछूं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जब हमने अभी शनि की साढ़े साथी की बात की, तो जैसे ही शनि का नाम आता है सर, तो लोग बड़ा घबरा जाते हैं, बड़ा डर जाते हैं। जैसे कुंभ राशि वाले हैं, वो अभी इस वक्त बहुत डरे हुए हैं कि भाई अब तो समय और ख़राब शुरू हो गया है। मेरे भी ऐसे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो कुंभ राशि के हैं, जो मुझसे खुद पूछते हैं कि यार आप पॉडकास्ट करती हो, बताओ अब कैसा रहने वाला है समय कुंभ राशि के लिए। तो शनि से इतना डर क्यों लगता है सर लोगों को? शनि से डरने का कोई कारण नहीं है, ये हमारी फोबिया है। अच्छा। अब ये देखिए कि जजेस होते हैं कोर्ट के, तो उनको देख के ऐसे ही हम डरते रहे? हाँ। तुक नहीं, उनका प्रोफेशन है, उनके असाइनमेंट है। और आपको देख के डरते रहे कि कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, क्योंकि आपका काम है पूछने का। तो ऐसा नहीं है। वो किस परिस्थिति में है, आपकी जो जो राशि है उस पे साढ़े सती चल रही है ना, यानी आपकी फाइल कोर्ट में खुल गई। साढ़े सती का क्या मतलब है? हाँ। शनि देव जी कर्म फलदाता है, और आपने सीजेआई तो सुना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन शनि देव जी तो सीजेयू हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स हैं। तो आप अगर साढ़े सती और ढैया की डेफिनेशन में आ गए हैं, तो आपके कर्मों की फाइल वहां खुलेगी, और उन कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं। अब कह जी कोर्ट में पेशी आ गई, मैं तो नहीं जाता, मैं तो डर गया, डरने की बात नहीं। आप अपना केस प्लीड कीजिए, मीन्स आप शनि देव जी को प्रार्थना कीजिए। और ये साढ़े सती और ढैया के इलाज में बताता हूँ। आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए, जहाँ संभव, जहाँ जलाशय है वहीं दे सकते हैं, नदी है, बाकी लोग तो नहीं दे सकते। लेकिन एक ऐसा उपाय है जो हर जगह हो सकता है, आटा चीनी मिक्स करके बड़े पेड़ों के नीचे डालिए, वहाँ चींटे चींटियाँ होती, वो खाएंगे। और एक इसका एक मैं पूरा कैप्सूल आपको बताता हूँ।
देव जी के मंदिर में शनिवार की शाम को जाके करना है। उसके लिए कुछ सामान है, जैसे लोहे की कढ़ाई, सरसों का तेल, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 किलो साबुत काले उड़द, एक काला छाता और 23 दीपक। शनि मंदिर ये सारा सामान लेके शनिवार शाम को चले जाइए और आप लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दीजिए और उसके ऊपर अपना फेस लेके जाइए। देखिए उसमें तो तेल के अंदर आपको अपना फेस दिखेगा। फिर आप अपनी यूं हथेलियां ले जाइए, हथेलियां दिखेंगी। फिर पलट दीजिए, नाखून वाली साइड दिखेगी। तो आपने अपनी छाया देख ली, तो ये बन गया छाया पात्र। इट इज नथिंग बट टुडेज आधार कार्ड। आधार कार्ड कैसे बनता है? आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तो आपने दिए ना फिंगरप्रिंट्स, आपने अपनी आंखों की फोटो दी फेस की, तो वो दी ना, तभी तो आधार कार्ड को बायोजेनरिक कहा जाता है। ये आपकी आईडी बन गई। अब जो काला कपड़ा ले गए हैं वो शनिदेव जी पे समर्पित कर दीजिए, जो उड़द ले गए हैं वो भी समर्पित कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें शनि की हैं काली। और जो कढ़ाई है, छाया पात्र बना ली, उनके सामने रखिए, तो पहचानेंगे। आपने अपनी आईडी रख दी, वो आधार कार्ड रख दिया वहां, तो आप प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव, हे कर्म फलदाता, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, अपना नाम गोत्र बोल के और प्रार्थना करें। आपकी सुनवाई होगी। आप प्लीड कीजिए ना अपना केस। भागने से डरने से कुछ नहीं होने वाला। और आप देखिए इससे राहत आनी शुरू होगी। फिर जो छाता ले गए वो ओपन करके दक्षिणा के साथ पंडित जी को दे दीजिए और बचे 23 दीपक, उसमें सरसों का तेल भरिए, बत्ती लगाइए, प्रज्वलित करके शनिदेव जी को समर्पित कर दीजिए। प्रश्न ये उठता है कि 23 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं? तो वैदिक काल से शनि देव जी के जो मंत्र होते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, तो 23,000 होते हैं वो। तो एक एक दीपक 1,000 मंत्रों को समर्पित है। और उसके बाद वहां बैठ के कुछ देर शनि जी के मंत्रों का जाप कीजिए। फिर जाके, अब चूंकि फाइल खुल गई है, टाइम टू टाइम कोर्ट में पेशी तो होगी, शनि देव जी के दरबार में जाके टाइम टू टाइम प्रे करते रहिए। तो डरने वाली क्या बात है? अब मेरे मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी बता दूं, उनको रोजा मुबारक। अब वो ये क्रिया नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो पूरा आसमान खुला है। मेरे एक मित्र थे, तो वो कहते थे कि मुझे, वो फॉरेन मिनिस्ट्री में थे, वो चाह रहे थे कि एम्बेसडर की पोस्टिंग हो जाए, यहाँ से निकलूं मैं। तो देखा उनकी चल रही थी 7:30। तो मैंने कहा यार आप एक काम करो, मैंने कहा आप फ्राइडे के दिन ना मस्जिद के बाहर काले बुरके बांटो, काला कपड़ा ना शनिदेव जी का, और कुछ छोटे पैकेट साबुत उड़द और छोटी बोतल सरसों के तेल की वो बांटो, और छाते बांटो काले, कम से कम एक एक। तो और जो है लोहे का तवा, अगेन लोहे की आइटम सब शनिदेव जी की, लोहे की कढ़ाइयाँ। मैंने कहता कथोरिया जी आप कह रहे मैं 100 बांट दूंगा, और उन्होंने वही किया। खुले दिल से बुरके बांटे, छाते बांटे, ये सामान बांटा। 4-5 महीने बाद मुझे फ़ोन आया, यार मेरी पोस्टिंग हो रही है, फलानी कंट्री जा रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एम्बेसडर लग के चले गए और 7:30 में थे, बताइए। और मैंने अपने बहुत से मेरे मुस्लिम भाई बहन क्लाइंट हैं बॉम्बे में भी, 7:30 सबकी आनी है। राशियाँ तो वही 12 हैं, और 5 तो हमेशा लपेटे में रहेंगे, 3 7:30 में, 2 ढैया में। और ये उपाय इतना कारगर है, सटीक बैठता है। सर जब उपायों की बात हो रही है तो लाल किताब से मेरे को दो चीज़ें आपसे समझनी है। लाल किताब के जब उपाय करने की बात आती है तो क्या ये जन्म कुंडली के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति कर सकता है या कुंडली के बिना ही लाल किताब के उपाय करने चाहिए? देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली है तो प्रॉपर उपाय किए जाएं, वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप करेंगे आपको फायदा जरूर होगा कुछ ना कुछ, और ये गारंटी नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, और फायदा जरूर होगा, दुआएं जरूर मिलेंगी। जैसे कि
गरीबों की सेवा, गाय की सेवा और चींटियों की सेवा, मछलियों की सेवा, कुत्ते को रोटी देना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाना, पीपल को जल देना। ये पीपल तो सबको ऑक्सीजन देता है। तो कहने का मतलब अब उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए ना अपने लिए, सिंचाई। आपने एक एक लोटा दिया, मोहल्ले के 10 लोग एक एक लोटा डाला है तो पीपल का काम हो गया। बारिश तो 4 महीने ही होती है ना, बाकी 8 महीने तो नहीं होती। तो लोग 10-15 लोग हैं। सोचो कि जिस किसी ने आज से हजारों लाखों साल पहले ये कहा होगा कि पीपल को जल देना जरूरी है, उसकी सोच कहाँ तक रहेगी? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, शीतलता देता है। कितनी भी गर्मी हो, बड़े पीपल के वृक्ष नीचे जाइए, आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर इमीडिएटली फील होगा। तो अब गर्मियों में वो सूख ना जाए, तो समाज को एक उन्होंने सजेशन दे दिया, भाई पीपल को जल दो। तो 10-15-20 लोग अगर एक एक लोटा रोज डालाएंगे तो वो सूखेगा ही नहीं, वो आप ही को फायदा है इंटर्न। तो ये उपाय जो लाल किताब के सिंपल हैं, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, कौवे की सेवा, चींटियों की, चिड़ियों की और मछलियों की, और ये जो तिलक लगाना, ये सब जो जनरल उपाय हैं। आप किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, अपनी जीभ पे जरा सा कुछ मीठा से गुड़ की छोटा सा माइक्रो पीस 2 ग्राम का ही रख लो, आपका जो सन एक्टिवेट हो जाएगा। आप जाएंगे, आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी। और कई लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, कहते काम हो गया। ये कोई भी कर सकता है। हाँ। सो सिंपल। जी। सर, जैसे आपने सर उपाय बताए, बड़े अच्छे उपाय हैं कि आप कुत्ते को जो है खाना खिलाइए, आपने कहा कि मछलियों को आप दीजिए दाना, उसके बाद कहा पीपल के पेड़ पर, तो ये बड़े अच्छे लाल किताब के उपाय बताए। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, जैसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, लाल किताब को लेकर लोगों के अंदर भ्रम भी है, उनके अंदर कन्फ्यूज़न भी है कि लाल किताब कहती है कि पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, दान मत दो, तो ये क्या है? लोग इतना कन्फ्यूज़्ड क्यों हैं? नहीं, देखिए, लाल किताब जो कहती है ना, कंडीशंस अप्लाई, उस पे कहती है। अब वो कंडीशंस हर एक पे अप्लाई नहीं होती है, जिस किसी पे होती है, क्योंकि लाल किताब जो है ना इतनी सूक्ष्म चली गई, वैदिक से आगे चली गई। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि वैदिक ये कहती है कि कुंडली के केंद्र स्थान में अगर गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो कुंडली के सारे दोषों को दूर कर देगा। लेकिन मैंने उसी समय बताया कि अगर 10वें घर में गुरु बैठा है और आप पूजा पाठ दान पुण्य करने लगे तो आपका उतना ही नाश होता जाएगा। लाल किताब ये कहती है कि आप पूजा पाठ दान पुण्य करने लगे, 10वें में अगर गुरु है तो शनि आपके घर में राक्षस बन के आ जाए, क्योंकि शनि का पक्का घर है, वो उसको पसंद नहीं करता है। उसी तरह 7वें भाव में अगर गुरु बैठा है, फिर केंद्र का भाव है, लेकिन वो कहता है आप अपने घर में मंदिर मत रखो, अगर आप रखोगे आपको नुकसान हो जाएंगे। फिर शनि ये कहता है कि 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर ग्रह और आपस में शत्रु हैं, उदाहरण के लिए 8वें में सूरज बैठा है, 12वें में राहु बैठा है, सूरज और राहु शत्रु है, और आपने पूजा पाठ और मंदिर जाना शुरू किया, आपने कहा ना मंदिर मत जाओ, तो अगर फिर मंदिर जाने लगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि 8वें और 12वें के ग्रह शत्रु हैं। इस बात को वैदिक नहीं कहती, वैदिक जानती ही नहीं। और अगर 8वें और 12वें भाव के ग्रह मित्र हैं, जैसे 8वें में गुरु बैठा है, 12वें में चंद्रमा बैठा है, दोनों परम मित्र हैं, आप जाइए मंदिर में ही रहना शुरू कर दीजिए ना, आपका कल्याण ही होता चला जाएगा। तो वो बहुत स्पेसिफिक जाती है जिन कुंडलियों में ये योग है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। सर, वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष से भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब लाल किताब की बात आती है तो लाल किताब में कहा जाता है कि लाल किताब की जो भविष्यवाणियां हैं वो भूत और वर्तमान की ही करती है, और उससे आप भविष्य के बारे में नहीं जानकारी ले सकते, फ्यूचर की। ऐसा नहीं, ऐसा किसने कहा? कितनी लाल सटीकता किताब है इसके तो अंदर? भविष्यवाणी नहीं करती, उससे आगे जाती है। अच्छा। लाल किताब स्टेटमेंट देती है, वैदिक स्टेटमेंट देती ही नहीं, भविष्यवाणी करती है। लाल किताब स्टेटमेंट देती है, गारंटी लेटर दे देती है। तो जो मैं भविष्यवाणी की उदाहरण जाती देता है। हूं, जी जी। अगर 9वें भाव में चंद्रमा है, वैदिक कहती बहुत अच्छा होता है, इतना कहते हैं, लेकिन लाल किताब ये स्टेटमेंट देती है, आप
ले लो उसको, इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, अंडरलाइन भी कर लो। ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा। अब हर कोई तो जहाजों का मालिक नहीं होगा, भावार्थ पे जाइए। हाँ। अच्छा। बहुत समृद्ध हो जाएगा, बहुत नाम वाला होगा। उसी तरह लाल किताब ये कहती कि जिस कुंडली में नवम भाव में ग्रह हो, दसम में ग्रह हो, द्वादश में ग्रह हो और चतुर्थ में ग्रह हो, तो नवम भाव सागर है। सागर से हवाएं उठेंगी, दसम घर से वो पानी भरेंगी अपने में, दूसरे घर के पहाड़ से जाके टकराएंगी और वो पानी इतना बरसेगा, चौथा घर लबालब हो जाएगा। चौथा घर खुशियों का है, भूमि, भवन, माता, वाहन, धन के सुख का है। यानी वो व्यक्ति इतना समृद्ध हो जाएगा, उसके घर में पैसा रखने की जगह नहीं बचेगी। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देता है। आप कहते हैं भविष्यवाणी, भविष्यवाणी से कहीं आगे है वो। अच्छा, जब भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं तो सर अब कुछ रेमेडीज और मुझे लाल किताब की चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो लाल किताब का कोई उपाय ऐसा है जिससे कर शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सके? देखिए, पहले तो कुंडली के योगों को देख लीजिए अच्छा। कि धन समृद्धि के कैसे योग हैं। हाँ। जैसे मैंने ये योग जो बताया, जिसकी कुंडली में नवम, दसम, द्वितीय और चतुर्थ में ग्रह हैं, वो शेयर मार्केट में जाए, कमाएगा, क्योंकि उसमें लिखा है उसने कमाना है। नवम में बढ़िया चंद्रमा है, वो कमाएगा, ठीक है। नवम में बढ़िया गुरु है, कमाएगा। पंचम भाव का स्वामी स्ट्रांग है, वो कमाएगा। राहु अच्छा सडननेस देता है। राहु जो है अचानक धन देता है, वो शेयर बाजार से मिलता है, और अचानक झटका भी देता है, जैसे आजकल झटके का समय चल रहा है। तो पहले तो ग्रह अपनी कुंडली को अध्ययन करना है, और फिर जो ग्रह फेवरेबल उसमें हैं, राहु है या जो दूसरे नवम, दसम, दूसरे चौथे में बैठे हैं, उन ग्रहों के उपाय करने हैं। तो फेवरेबल कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन बेसिक योग तो हो कि आपको खूब धन आने का योग है, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। हाँ सर, जैसे अगर हम देखें तो हाल ही में जब शेयर बाजार की हम बात कर रहे हैं, आबिर ने सवाल उठाया ही है, तो शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। कई निवेशकों ने इसे शनि की साढ़े साती भी बताया था। कई निवेशक थे जो कह रहे थे कि शनि की साढ़े साती का असर है। क्या सच में ऐसे समय पर ज्योतिष से पहले ही संकेत मिल सकते हैं कि बाजार जो है वो धड़ाम होने वाला है, गिरने वाला है? हाँ, थोड़ा संकेत जरूर मिलते हैं, ग्रहों की चाल से थोड़े संकेत मिलते हैं। ऐसा नहीं कि संकेत नहीं मिलते, पर पूरा जो है वो ग्रहों की चाल के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर इतने ज़्यादा हैं अपने नेशनल के साथ साथ, कि अभी आज हमारी इकोनॉमी में कोई वीकनेस नहीं है। जी। कोई चीज़ की सेल कम नहीं हुई है, लेकिन मार्केट नीचे आई है। तो इसमें इंटरनेशनल फैक्टर क्या है? जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे, उन्होंने सोचा हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करें, या पता लगा कि जो ये आपका फेडरल बैंक है ये अमेरिका का, उसने अपना कुछ इंटरेस्ट का ऊपर नीचे किया, बाजार आपका हिल गया। तो उसमें तो आपके पर्सनल ग्रह कुछ फेवर ही नहीं कर पाएंगे। तो आज जो परिस्थितियां हैं, हमेशा ज्योतिष को देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से आपको डिफाइन करना है। तो आज के दिन आप पूरा ग्रहों पे निर्भर होकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको अपना आंखें खुली रखनी कि देश विदेश में कहाँ क्या हो रहा है और वो मार्केट को कहाँ अफेक्ट कर सकता है। अच्छा सर, जो लोग कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, जो लंबे समय से परेशान है कि उनके कोर्ट कचहरी के केसेस खत्म नहीं हो रहे, तो उनके लिए लाल किताब की कौन से रेमेडीज है जो कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि लोगों के जनरेशन्स बीत जाती हैं, कोर्ट में केस पेंडिंग के पेंडिंग चलते रहते हैं, और बोलते हैं ना दीवानी मामले, हाँ। तो लोग दीवाने हो जाते हैं, फैसला नहीं मिलता है। और एक वो सनी देओल की पिक्चर भी थी, डायलॉग भी था, जी। तारीख पे तारीख मिलती चली गई, तो इंसाफ नहीं मिला। तो वो बात वो है कोर्ट की। लेकिन आपने जो पूछा, हम जो है वैदिक और लाल किताब के हिसाब से कुछ करें जिससे, क्योंकि केस जिसका फंसा उसी पर बीतती क्या होता है, बहुत बुरी बीतती है। लगातार
43 डेज तक हलवा बना के, जिसमें दूध भी डाला जाए, जनरली हलवे में दूध नहीं डालते, यह मेंशन किया जाए कि दूध भी डले थोड़ा सा, और वो हनुमान जी को लगातार 43 डेज तक मंदिर में भोग लगवाइए। साथ में एक झंडा उनका तिकोना वो उनको समर्पित कीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रे कीजिए। ये सुंदरकांड जो हम पढ़ते हैं, हनुमान जी ने सारी समस्या का समाधान कर दिया था ना। वो रावण के दरबार तक पहुंच गए थे और आग लगा के आ गए थे। तो आपके कोर्ट केस का निपटारा नहीं करवा देंगे? करवा देंगे। आप में इतनी पेशेंस और डेडिकेशन होनी चाहिए। सिर्फ 43 दिन, अगर आपका बरसों से केस चल रहा है और बरसों आगे और चलेगा, तो 43 दिन क्या मायने रखते हैं? और कितना सरल उपाय है। हर गृहिणी जानती है हलवा कैसे बनाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और हनुमान चालीसा 5 मिनट का काम पढ़ के आइए, देखिए आनंद आ जाएगा। बिल्कुल सर, और आनंद तो हमें भी आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। बहुत सारी डीपली चीज़ें आपने समझाई और लाल किताब की रेमेडीज़ भी आपने बताई हैं, क्योंकि व्यूवर्स को लगातार यही था कि सर से लाल किताब की रेमेडीज़ जाननी। तो सर बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ रहा, बहुत मज़ा हमें आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार आपका सर। भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से आने का मौका दिया। ये हम लोगों का सौभाग्य है, हम इतने अच्छे विषय पे बातचीत जी कर पाए। और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो इनका फ़ायदा उठाएं जी और उनका जीवन सुखमय हो। ऐसी प्रभु से हमारी प्रार्थना है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय।